नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 का जारी हो चुका है और इसमें कई चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सबसे पहली बात, भारत की रैंकिंग 101 है, 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। तो ये देखने में आपको बहुत ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपको केवल रैंकिंग याद करके सारा काम नहीं हो जाने वाला है। एग्जाम में आपको समझना होगा कि ये हंगर इंडेक्स कैसे बनता है और इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं और साथ ही साथ किन कंपोनेंट्स में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, किस में बुरा प्रदर्शन किया है और आखिर भारत की रैंकिंग नीचे क्यों गिर रही है। इन्हीं सब कारणों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो देखिए, रैंकिंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है, बट इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो भारत 101 नंबर स्थान पर है, इतना सा आपको याद रखना है। और पिछले साल भारत की रैंकिंग थी 94, तो 7 स्थान भारत पीछे गिर चुका है। और हम इतना पीछे हैं अभी के जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इनसे भी भारत इस जीएचआई रैंकिंग में थोड़ा सा पीछे है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर करें, ताकि जो मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस हैं उनके आपको अपडेट्स प्राप्त हो जाएं। ट्यूसडे और वेडनेसडे को वहां पर एमसीक्यूज क्लासेस होने वाली हैं, सो डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट बनाता कौन है। क्या इसको यूएन, यूनेस्को या फिर कोई भी इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाता है? जी नहीं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले दो संगठन हैं, दोनों मिलकर ये रिपोर्ट लेकर आते हैं। एक है आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम का संगठन और दूसरा है जर्मनी का वेल्ट हंगर हिल्फ। आई एम श्योर इसका ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होगा। जिसको जर्मन आती हो तो बता देना कमेंट में कहीं गड़बड़ हो तो ये दो नाम आप याद रखिए। वेल्ट हंगर हिल्फ, लाइफ नहीं है ये, हिल्फ है। कई जगह मैं देखता हूं कि लाइफ लिखा रहता है। तो वेल्ट हंगर हिल्फ और दूसरा है आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को लेकर आते हैं और इसके अंदर ये एक इंडेक्स का पॉइंट देते हैं कि इतने पॉइंट हर देश को दिए जा रहे हैं। तो भारत का जो स्कोर है वो इस साल 27.5 पहुंच चुका है। तो 27.5 भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है 2021 का। अब ये स्कोर बनता कैसे है? तो 4 अलग अलग इंडिकेटर्स को ये देखते हैं, 4 चीजों को देखकर इस स्कोर को बनाया जाता है। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब है कि आबादी का वो हिस्सा जिसको उतनी कैलोरी में नहीं मिल रही है जितनी उसको आवश्यकता है। यानी कि आपको अगर आवश्यकता है 2400 किलो कैलोरी की, तो आपको दिन में मिल रही है केवल 1600, तो उससे आप हो जाते हैं अंडर नरिश्ड। दूसरा कंपोनेंट होता है चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चे का वजन उसके उम्र के अनुरूप सही नहीं है। मान लो उसका वजन होना चाहिए 30 किलो, लेकिन वो केवल 25 या 20 किलोग्राम का है। इसका मतलब है कि उसे उस समय खाना नहीं मिल रहा है पिछले एक हफ्ते, 1 महीने या 2 महीने से। तो इसको अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का एक परिचायक बताया जाता है। अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से उसे खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि बच्चे की हाइट उसकी उम्र के अनुसार कम है। ये दोनों बाय द वे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देखा जाता है। तो हाइट कम होने का मतलब ये है कि उसको कई समय, लंबे समय से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है। तो क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर बच्चा 5 साल का है और उसकी हाइट है बहुत ही कम, 1-1.5 फीट हाइट है उसकी, तो इसका मतलब उसको मतलब 1-1.5 फीट तो नहीं होगी, बट उसको खाना बहुत लंबे समय से नहीं मिलता आ रहा है। समझ गए आप? तो ये बात याद रखिएगा, क्रॉनिक और अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन कौन बताता है ये आपको समझ में आना चाहिए। चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो भी रीजन है उसके कारण उनकी मोर्टेलिटी है। तो ये 4 कंपोनेंट मिलाकर ये वाला सूचकांक तैयार होता है। अब अगर आप ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिनमें केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो वहां पर आपका रैंकिंग से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस में आपसे ये कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं, प्लस इंटरव्यू के अंदर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर ये जीएचआई बनता कैसे है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मोर्टेलिटी, वेस्टिंग, स्टंटिंग, इन सब के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 हिस्सों में इन्होंने इसको बांटा हुआ है। तो इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी और अंडर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वेस्टिंग और स्टंटिंग दोनों आ जाते हैं। तो इस थोड़ा सा डायग्राम को, चार्ट को याद रख सकें तो रखिएगा। 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर हैं, इनके बेसिस पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है और उसकी जो रेटिंग है या रैंकिंग है वो तैयार होती है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, भारत सरकार ने 3 साल पहले पोषण अभियान की शुरुआत करी थी। आपको मुझे बताना है कि पोषण अभियान में स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन घटाने के क्या टारगेट्स हैं। तो जो टारगेट है आपको बताना है कितने प्रतिशत से सरकार उसको घटाना चाहती है प्रति वर्ष। तो 1%, 2% है, या 2% 2%, 3%, 1% आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे अभी अटेम्प्ट करें और कमेंट में लिखें कि इसका सही आंसर क्या होगा।
आइए अब 2021 की रैंकिंग में टॉप कंट्रीज कौन से हैं, बॉटम कंट्रीज कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि चलो भारत की रैंक पीछे है, लेकिन वो दुनिया का देश कौन सा है जहां पर बिल्कुल भुखमरी नहीं है। तो देखो, इस रैंकिंग के अनुसार टॉप 18 देश जो हैं दुनिया के, उनमें लगभग सब में बराबर स्कोर है। तो उन टॉप 18 देशों के अंदर 1 to 18 के बीच में कोई रैंकिंग नहीं है, सबको बराबर माना गया है। तो देखो, इसीलिए यहां पर लिखा गया है 1 to 18, 1 to 18। इसका मतलब यह है कि इन सबके स्कोर में इतना बारीक अंतर है कि ये सब लगभग बराबर ही हैं। तो यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम लिखे गए हैं। तो इसीलिए बेलारूस ऐसा नहीं है कि नंबर 1 है, बट इट इज अमंग द टॉप 18। तो बेलारूस, बोस्निया, ब्राजील, चिली, चाइना, आप देख सकते हो कि इसका स्कोर काफी अच्छा है। तो चाइना टॉप 18 के अंदर आता है। कुवैत, लातविया, लिथुएनिया, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज भी हैं, जैसे कि टर्की हो गया, चाइना हो गया, उज्बेकिस्तान है। तो इन देशों ने ये टॉप रैंकिंग्स हासिल करी है। आई एम सॉरी, उज्बेकिस्तान इज एट 21, टर्की इज इन द टॉप 18। चलिए, तो यहां पर ये 1 से 18 की जो रैंक है ये बराबर मानी गई है इस रैंकिंग के अनुसार। अब देख लेते हैं कि पीछे की तरफ कौन से देश हैं। तो देखिए, 90s में अगर हम आते हैं तो 92 पर पाकिस्तान है, उसके बाद 95 पर सूडान है, और जिबूटी 99, लेसोथो 99, और भारत है 101 पर। कई जगह आपको सेम रैंकिंग दिखेगी क्योंकि इन दोनों के स्कोर बिल्कुल बराबर है। तो 99 रैंक पर 2 हो जाएंगे, फिर 100 रैंक नहीं होगी, फिर डायरेक्ट 101 होगी। तो भारत इस तरह से 101 रैंक पर आता है। और भारत के नीचे पापुआ न्यू गिनी, और केवल 2 स्थान नीचे अफगानिस्तान है। तो भारत अफगानिस्तान से केवल 2 स्थान ऊपर है। आप इमेजिन कीजिए कि हम कितना अभी पीछे हैं और कितना हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर आप आखिरी का देश देखें तो सोमालिया 116वें नंबर पर आता है। और कई देश ऐसे हैं जिनमें हालत काफी खराब है, लेकिन एग्जैक्टली इनका डेटा पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इनको डायरेक्ट रैंकिंग्स नहीं दी गई है। बट इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार ये देश भी काफी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। बुरुंडी, कोमोरोस, साउथ सुडान और सीरियन अरब रिपब्लिक। और लास्ट के देश अगर आप वैसे देखेंगे तो येमेन 115 और 116 पर सोमालिया है। तो कई कई सारे अफ्रीकी देश आखिरी 10 में मौजूद हैं। और 19 देश ऐसे हैं जहां पर एग्जैक्ट स्कोर कैलकुलेट नहीं किया जा सका, लेकिन उनकी एक प्रोविजनल रैंकिंग दी है जो हमारे लिए काम की नहीं है। पर वो 19 देशों के अंदर सारा डेटा उनको अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक तरह से प्रोविजनल रैंकिंग उनकी अलग से निकाली है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 116 देश ही हैं। दुनिया में तो वैसे 190 प्लस कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 116 है, क्योंकि ये डेटा हर देश में अवेलेबल नहीं है। तो भारत के लिए अभी इस वक्त चिंता की बात यह है कि दुनिया के केवल 15 देश ऐसे हैं इस रैंकिंग में जो हमसे पीछे हैं, और ये ज़्यादातर अफ्रीकी देश हैं, सब सहारन अफ्रीका, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और भुखमरी कई दशकों से है, आज से नहीं है। और ये देश मतलब भारत से पिछड़े माने जाते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप इनका देखें तो ये लोग भारत से काफ़ी दशकों पीछे हैं, लेकिन अगर आप भुखमरी का स्कोर देखेंगे तो भारत भी इनके आसपास ही है। अब ये जो GHI का स्कोर आता है, इसको ये लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर 9.9 से कम स्कोर है तो इसका मतलब है कि वहां पर सब अच्छा है, सब चंगा सी। 9.9 से कम है तो लो स्कोर है। 10 to 20 के बीच में मॉडरेट है। 20 to 35 के बीच में सीरियस है। तो भारत का स्कोर इस वक्त सीरियस की कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ पर भुखमरी के हालात थोड़े सीरियस हैं, चिंताजनक है। 35 से ऊपर स्थिति अलार्मिंग हो जाती है, और 50 के ऊपर एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो अगर आप पूरे ग्लोब में देखोगे तो आपको येलो और ऑरेंज कंट्रीज या तो यहाँ सब सहारन अफ्रीका में या सेंट्रल अफ्रीका में नजर आएंगे, या फिर यहाँ दक्षिण एशिया में नजर आएगा। तो इसका मतलब यही है कि ज्यादा चिंता के हालात अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में है, साउथ एशिया में है। तो ये देशों में स्थिति काफी खराब है। बाकी लगभग पूरा ईस्टर्न यूरोप और यहाँ पर आप देखोगे कि सेंट्रल एशिया में भुखमरी की हालत ठीक है। साउथ अमेरिका में भी इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये रैंकिंग्स बताती हैं। अब एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात यह है कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को ये रैंकिंग कंसिडर नहीं करती। इनका डेटा या तो मिला नहीं है या फिर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, विच इज़ अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर रैंकिंग इनकी जुड़ भी जाती तो ये इतना बुरा तो नहीं, पर टॉप 50 के अंदर तो रहते ही। तो खैर, पश्चिमी यूरोप को ये कंपेयर ही नहीं करते हैं, तो ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए, अभी हम अपने काम की बात पर आ जाते हैं। तो देखिए, 47 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सट्रीमली अलार्मिंग या सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। यानी कि आप मान लो लगभग 40% देश जो इन्होंने देखे हैं, जहां पर 116 का डेटा इन्होंने बताया है, उसमें से 47 के अंदर स्थिति चिंताजनक है या बहुत ज्यादा चिंताजनक है। 10 के अंदर मॉडरेट, सीरियस या अलार्मिंग लेवल ऑफ हंगर है। और 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो 2030 तक भी जीरो हंगर गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहां पर भुखमरी रहेगी। ऐसे 47 कंट्रीज हैं। देखो, हम हमारे पड़ोसियों से कंपेयर कर लेते हैं। रैंकिंग अगर कभी पूछी जाती है एग्जाम में तो भारत के पड़ोसियों के साथ कंपैरिजन जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो आप याद रखिएगा कि भारत का रैंक तो है 101, अफगानिस्तान हमसे नीचे है 103, पाकिस्तान है 92 पर, नेपाल और बांग्लादेश बराबर है 76 पर, म्यांमार है 71 पर, और श्रीलंका है 65 पर। भूटान और मालदीव्स का डेटा अवेलेबल नहीं था इनके पास। तो अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भारत के सारे पड़ोसी
भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं सिवाय अफगानिस्तान के। लेकिन अगेन अगर हमें अफगानिस्तान से कंपेयर करना पड़े तो स्थिति ऑटोमेटिकली चिंताजनक हो जानी चाहिए। खैर, भारत के पड़ोसी देशों में खास करके जैसे आप पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका देख सकते हो, तो इनको एक कंपैरेटिव माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी, जो खान पान की आदतें हैं वो लगभग सिमिलर ही होती हैं। तो ये देश भी भारत से आगे हैं, तो इसीलिए भारत को थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया का डेटा है। तो एशिया में अगर आप देखोगे तो चाइना, मंगोलिया और फिजी सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी के जो देश हैं वो सेंट्रल कहीं ना कहीं मिड लेवल में, लेकिन इनमें भी चिंताजनक स्थिति नहीं है। पाकिस्तान ऑनवर्ड्स यहाँ पर आप देखोगे कि स्कोर 25 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चिंता की दिक्कत है। अफगानिस्तान, तिमोर जैसे देशों के अंदर भुखमरी की हालत काफ़ी खराब है। अगर इस रिपोर्ट को आप देखें तो भारत के अंदर जिन बच्चों का वजन कम हुआ है, वेस्टिंग, तो उसका स्कोर जो है वो बढ़ गया है। 98 और 2002 के बीच में यहाँ 17.1% हुआ करता था ये वेस्टिंग, अब 17.3 हो गया है। तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए ना, कम होना चाहिए। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे स्कोर नीचे आने चाहिए थे, ये परसेंटेज नीचे आने की बजाय थोड़ा सा बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 ने भारत को काफ़ी इम्पैक्ट किया, इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को पोषण नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया प्रॉपर्ली ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। और जो पड़ोसी देश हैं ये हमसे रैंकिंग में बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये भी अलार्मिंग या फिर चिंता वाली कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब अच्छा है, बट हाँ, थोड़ा सा भारत से ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने सभी इंडिकेटर्स के अंदर बुरा परफॉर्म किया है। 4 में से 1 में भारत ने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है या वेस्टिंग में, लेकिन जो बाकी के 3 हैं, स्टंटिंग, अंडर 5 मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट, इनमें थोड़ा सा सुधार भारत में देखा गया है। तो इनमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो अगर भारत वेस्टिंग में इंप्रूव कर दे तो रैंकिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। अगर आप भारत की रैंकिंग देखें तो पिछले 1 दशक से भारत की रैंकिंग इस GHI में लगातार गिर रही है। 2010 में भारत 67 रैंक पे था, काफ़ी समय तक 60s में रहती थी रैंकिंग। 2016 में अचानक भारत 97 पर आ गया और उसके बाद से भारत लगभग 100 के आसपास ही चल रहा है। तो भारत पीछे होता जा रहा है पिछले 1 दशक में। अब दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में भुखमरी कम हुई है, ग्लोबल हंगर हैज़ बिन रिड्यूसिंग, लेकिन जो उसकी कम होने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। 2000 से लेकर 2012 तक जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई थी भुखमरी में, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आ रही है वो बहुत कम है। तो 2.5 पॉइंट्स फॉल आया है 2012 के बाद में, और उसके पहले काफ़ी तेज़ी से फॉल आया था। उसके पहले लगभग 4 पॉइंट समथिंग के आसपास फॉल देखा गया था। तो दशकों तक भुखमरी की स्थिति काफ़ी तेज़ी से कम हुई थी, लेकिन अब वो जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है। ठीक है, और ये थोड़ा सा चिंताजनक है पूरी दुनिया के लिए, ना केवल भारत के लिए। अब ये ग्लोबल हंगर क्यों है, दुनिया भर के अंदर भुखमरी क्यों है, जबकि अनाज तो काफ़ी पैदा होता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत के पास मिलियंस ऑफ टन्स अनाज है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ बम्पर फसल हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लोबल हंगर है? तो देखो, दुनिया भर में कारण अलग अलग होते हैं। किसी देश में लड़ाई चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है सीरिया में, कई अफ्रीकी देशों में, कई देशों के अंदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण वहाँ पर लोकल लेवल पर फसलें खराब हो रही है। क्लाइमेट चेंज इसको इम्पैक्ट कर रहा है। कई जगह आर्थिक कारण है, हेल्थ के चैलेंजेस हैं जैसे कि कोविड-19 एटसेट्रा, और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कई देशों के अंदर बहुत ज़्यादा अनाज है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, लेकिन कई देशों में नहीं है। फिर कई देशों के अंदर भी बहुत सारे फर्क हैं। जैसे भारत में ही आप देख सकते हो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी पीछे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी आगे हैं। तो विद इन कंट्रीज, कई रीजन में, डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको बहुत असमानताएं देखने को मिलेंगी, और इनको ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। GHI भी इसी पर कमेंट करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हासिल करने हैं, उसमें एक SDG का गोल होता है, लीव नो वन बिहाइंड हंगर के मामले में, तो वो पूरा करने के लिए सभी देशों को काफ़ी कुछ करना रहेगा। अब आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी बहुत लोगों ने पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमको डेटा दिख जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके अपना कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हैं। मैंने जो सवाल पूछा था, उम्मीद करता हूं कि आपने उसका जवाब दिया होगा। आंसर अभी आपको बता ही रहा हूं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप भारत के बेस्ट टीचर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसे लें, 1 ईयर या अबाव का लें, क्योंकि 1 साल मिनिमम तैयारी में लग जाता है पूरी, अगर अच्छे से आपको तैयारी करनी है तो यहाँ पर ये जो कोर्स है ये आपको 44,000 रुपीज़ का मिलेगा आफ्टर यू अप्लाई दिस डिस्काउंट कोड और रेफरल कोड महिपाल। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप अलग अलग प्लस कोर्सेज को देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जैसे 20 तारीख से मेरा NCERT पॉलिटी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसको आप देख पाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट या ऐप पर। ऑप्शनल के भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जो भी गाइडेंस चाहिए होती है अनअकैडमी के द्वारा वो प्रोवाइड कराई जाती है इन कोर्सेज के अंदर।
और अगर आप EMI ऑप्शन पर इसे अवेल करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। EMI कैसे अवेल करनी है, इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म है, उस पर क्लिक करो, वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, हमारी टीम मेंबर आपको संपर्क करके पूरा प्रोसीजर बता देंगे। इट्स वेरी सिंपल और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस यहाँ पर नहीं है। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और आंसर राइटिंग बैचेस 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, नए ऑप्शनल बैचेस 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस रविवार को जो कॉम्बैट होने वाला है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अब कॉम्बैट का फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्बैट हो रहा है। तो अब अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़कर ही अच्छी रैंक लानी है तो आप सब्सक्रिप्शन ला सकते हैं, जीत सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ लो अच्छे से और फिर उसके अंदर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक हासिल करो एंड यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन और स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। टेस्ट सीरीज, हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी की तरफ से जो जुड़े हुए हमारे लर्नर्स थे उनकी कुछ टॉप रैंक्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दीज। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो, पोषण अभियान जो 2018 में शुरू हुआ था, इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, इसमें स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन 2% घटाना है प्रति वर्ष, ये टारगेट है। तो स्टंटिंग को 2%, अंडर न्यूट्रिशन 2%, अनीमिया 3%। और ये याद रखना केवल बच्चों में नहीं है, ये महिलाओं में भी है, एडोलेसेंट और साथ साथ में महिलाओं के अंदर और बच्चों में, तीनों में एनीमिया वाला टारगेट है। और लो बर्थ वेट को घटाना, यानी कि कम वजन के बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी संख्या को भी 2% हर साल कम करना है। और ओवरऑल टारगेट ये था, 2018 में टारगेट रखा गया था कि बाय 2022 0 to 6 ईयर्स में स्टंटिंग को 38.4 से 25% पर लेकर आना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।